हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस्केप थ्योरी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित बहुत सारे अनेकों रोगों के बारे में बताया था और उनसे होने वाले जो विभिन्न रोग हैं उनसे संबंधित जो भी रोकथाम उपाय और किस तरह के लक्षण होते हैं, इन सारे चीज़ों में हमने डिस्कशन की थी। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। अगर प्रोटोजोआ से किस तरह की रोग हो सकते हैं, इसका रोकथाम क्या है, लक्षण क्या है, और प्रोटोजोआ एक कारक है, परजीवी, एक कोशिक कारक। इसके तहत कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। शुरू करते हैं, चलिए। प्रोटोजोआ क्या है? एक कारक है जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि डायरिया, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला जार। ये सब सारे प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो शुरू करते हैं हम प्रोटोजोआ। आखिर प्रोटोजोआ होता क्या है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक विषम जीव होते हैं। ये मुक्त रहने वाले अथवा परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ये दूसरे जीवों पर आश्रित होने वाले होते हैं। प्रोटोजोआ के पास जो सेल वॉल होती है उसकी कमी होती है। इसे एक कोशिक भी बोलते हैं, एक कोशिकीय। इसे एक कोशिकीय भी बोलते हैं। और ये परजीवी होते हैं, प्रोटोजोआ परजीवी। बहुत सारे जो प्रोटोजोआ हैं जो जानवर और मनुष्य में विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। जो प्रोटोजोआ, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो जानवरों में और मनुष्यों में विभिन्न रोगों के कारण बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें मलेरिया की, तो सबको पता होगा मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण उसमें जो वाहक होता है मच्छर, मादा एनोफिलीज, वो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसका वाहक होता है। वो क्या करता है? अपने साथ लेके आता है और फिर मनुष्य के शरीर में दे देता है, जिससे क्या हो जाता है? मलेरिया बीमारी हो जाती है। ट्राइपानोसोमा, नींद की बीमारी, इसके लिए एक परजीवी जो कारक है ट्राइपानोसोमा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जो विभिन्न रोगों के लिए मनुष्यों में और जानवरों में कारक है, कारण है। बहुत सारे जो भी प्रोटोजोआ होते हैं हमारे जो परजीवी होते हैं, वो क्या करते हैं? मनुष्य के शरीर में जाकर उन्हें अस्वस्थ कर देते हैं। शुरू करते हैं हम प्रोटोजोआ से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों को। पहला रोग है हमारा मलेरिया। मलेरिया से संबंधित सभी को जानकारी है ही। तो मलेरिया को दुर्वात भी कहा जाता है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रकार से प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला एक रोग है जो जिसे हम दुर्वात भी कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, क्या है? प्रोटोजोआ का जो परजीवी होता है उसके द्वारा मलेरिया होता है। मलेरिया के परजीवी का जो वाहक होता है उसको मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर। ये मच्छर जो होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है? ये अपने साथ मलेरिया का जो परजीवी होता है उसको लेके आता है और मनुष्य के शरीर में के रक्त में छोड़ देता है। और उसका नाम क्या है परजीवी का? प्लाज्मोडियम। ये जो मलेरिया का परजीवी है उसका क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये मादा एनोफिलीज मच्छर अपने साथ लेके आता है और मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है, जिसके रक्त में ये प्लाज्मोडियम चला जाता है। चला जाने के बाद क्या हो जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, मतलब आरबीसी में मनुष्य की जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद क्या करता है? मनुष्य को वो इफेक्ट कर देता है, मलेरिया बीमारी की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमें अगर इसकी रोकथाम की बात करें, अगर मलेरिया की रोकथाम की अगर हम बात करें तो इसका रोकथाम क्या है? इसका रोकथाम ये है कि मच्छर पर नियंत्रण करना, मच्छरदानी का प्रयोग करना। जब भी रात को हम सोते हैं तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और मच्छर पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आसपास कहीं पे पानी जमा है, आसपास कहीं कचरा है, पानी बरसात का पानी जमा है, तो हमें उस पर मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे मच्छर के जो लार्वा हैं उसमें जो लार्वा है वो डूब कर मर जाए, जिससे मच्छर की उत्पत्ति ना हो, या फिर पानी जमा होने ही नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा? मच्छर ना होंगे और ना हमें बीमारी होने की आशंका रहेगी। अगर हम इसके इलाज की बात करते हैं तो कुनेन, आर्टेमिसिन और SCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी मलेरिया रोधी दवाओं से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट रोग की बात करें, प्रोटोजोआ से संबंधित नेक्स्ट रोग की बात करें तो पायरिया भी एक
प्रोटोजोआ से संबंधित कारक है, रोग है। तो पायरिया जो होता है वो क्या होता है? पायरिया ये इन्फेक्ट करता है आपके मसूड़ों में होने वाला एक संक्रमण है। पायरिया क्या है? मुंह में जो मसूड़े होते हैं, दांत में मसूड़े जो होते हैं, उसको प्रभावित करती है ये। एंट अमीबा एवं जिंजीवेलिस दांतों और मसूड़ों पर जमा होकर उन्हें संक्रमित करते हैं। क्या होते हैं? एंट अमीबा। जो एंट अमीबा होती है, ये जो एंट अमीबा और जो जिंजीवेलिस, ये क्या करते हैं? दांत और मसूड़ों पर जमा होकर उसको इन्फेक्टेड करती है। यह बीमारी क्या करती है? ज़्यादातर मसूड़ों को प्रभावित करती है। क्या करती है? दांत में जो मसूड़े होते हैं उसको प्रभावित करती है, एंट अमीबा और जिंजीवेलिस। इसके प्रभाव से दांतों में हल्के दर्द के साथ साथ असहनीय दर्द भी हो सकता है। कहते हैं ना, बहुत सारा दांत से खून निकल आना, मसूड़ों में दर्द, दांत में दर्द, तो ये पायरिया के लक्षण होते हैं। इसमें दर्द भी होता है। पायरिया का सामान्य अर्थ क्या है? दांत के चारों ओर सूजन का होना। इसका सामान्य क्या है? पायरिया का मतलब क्या है? जो दांत है उसके चारों ओर सूजन हो जाना। दांत की सतह के आसपास सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। जो दांत के आसपास जो हमारे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, और यही बैक्टीरिया क्या करते हैं? पायरिया रोग का कारण बनते हैं, जिससे व्यक्ति के मुंह में बदबू आना भी बढ़ जाती है। पायरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का मुंह में देखिएगा अलग प्रकार की बदबू आने लग जाती है। उसके मसूड़े में सूजन हो जाता है, उसको दर्द, असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। जो पायरिया के बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों के आसपास क्या करते हैं? मसूड़ों के ऊतकों को भी प्रभावित कर सूजन वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, जिससे मसूड़े लाल हो जाते हैं और कभी कभी उनसे खून भी आने लगता है। कहते हैं ना, पायरिया में क्या होता है? उसके दांतों से खून आना, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों का लाल हो जाना, बदबू आना, ये सब सब क्या है? उसके लक्षण है पायरिया के। अगर हम इसके इलाज की बात करते हैं पायरिया की, तो पायरिया का इलाज अभी दंत चिकित्सा के द्वारा, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा दांत का इलाज, इसका पायरिया का इलाज किया जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट रोग की बात करें, प्रोटोजोआ से संबंधित अगर हम सोने की बीमारी की बात करें, तो किसी व्यक्ति या पशु से संबंधित चिकित्सीय विकारों से होता है। ये जो सोने की जो बीमारी है, जिसे निद्रा रोग भी कहते हैं, किसी व्यक्ति या पशु के सोने से संबंधित चिकित्सीय विकारों से होता है। ये किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ एक सीसी नामक मक्खी में रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीसी नामक मक्खी है, ये इसमें रहता है। ये क्या करता है? ये इस मक्खी के मनुष्य को अगर काट देती है तो उसे बस आलस, सोने की बीमारी जैसी संभावना हो जाती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो नींद में चलना, नींद में बोलना, बड़बड़ाना, अनुचित व्यवहार करना, ये सब इसके आम लक्षण हैं। मक्खी का जो नाम है उसका नाम क्या है? सीसी नामक मच्छी में ये प्रोटोजोआ परजीवी रहता है, और इसके काटने से सोने की बीमारी होने की संभावना हो जाती है। अगर हम इसके उपचार की बात करें, तो इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। एक सुई आती है, उसको लिया जाता है, या फिर हमें नींद के स्वच्छता में सुधार करके समस्या को खत्म किया जा सकता है। और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ है। जो सोने की बीमारी है, इसका नाम क्या है? ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ। और अगर हम नेक्स्ट रोग की बात करें, प्रोटोजोआ से संबंधित पेचिश की बात करें, तो पेचिश आपको पता ही होगा पेचिश किस प्रकार का रोग है। पेचिश को प्रवाहिका भी कहते हैं, जो क्या करती है? पाचन तंत्र का एक रोग होता है पेचिश। पाचन तंत्र को ये प्रभावित करती है, जिसमें गंभीर अतिसार की शिकायत होती है। अतिसार मतलब दस्त की शिकायत होती है, और मल में रक्त एवं म्यूकस आता है। जब हम दस्त जाते हैं तो क्या होता है? पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे हम जब हम जाते हैं, अतिसार होती है हमें, तो हमें मल में रक्त म्यूकस आता है, और यह जानलेवा भी हो सकती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसके लक्षण की बात करें, तो हमें बार बार दस्त का आना, मल में खून, म्यूकस, कभी कभी खून की उल्टी तक हो जाती है, पेट में दर्द। और अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो पेचिश 2 प्रकार की होती है, अमीबा पेचिश, दंडानुज पेचिश। ये 2 प्रकार की पेचिश होती है, क्या? अमीबीय पेचिश, एक दंडानुज पेचिश। और यह जो संक्रमण है बैक्टीरिया या पैरासाइटिस के कारण होती है। यह जो संक्रमण है, ये जो पेचिश एक संक्रमण है, और ये किसके कारण होती है? बैक्टीरिया या पैरासाइटिस के कारण होती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें, तो इसका इलाज खूब मात्रा में तरल पदार्थ
ORS का घोल का उपयोग करके किया जा सकता है, क्योंकि पेचिश में अतिसार होती है और अतिसार होने के कारण हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाती है, मतलब हमारे शरीर का जो जल है वो घटने लग जाता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खूब मात्रा में तरल पदार्थ या फिर ORS का घोल का उपयोग करना पड़ता है। दर्द और बुखार में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो जल की कमी हो जाती है उसकी आपूर्ति जितनी जल्दी हो जाती है, पेचिश से हमें खतरा उतना कम होने लगता है। तो ज़रूरी है हमें इन सब चीज़ों का समय समय पर प्रयोग करना। जब भी हम खाना पीना करते हैं तो हमें ज़रूरी है पानी की सही मात्रा का प्रयोग करना। अगर हम पानी का सही मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में जल की कमी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, डायरिया। अगर हम डायरिया की बात करते हैं तो डायरिया को दस्त के रूप में भी जाना जाता है। डायरिया एक प्रकार का दस्त ही है जिसे हम बोल सकते हैं। यह बीमारी सामान्य की तुलना में अधिक शिथिल या मल होती है। यह माइक्रोबियल संक्रमण के कारण पेट या आंत में सूजन करती है। जो पेचिश होती है वो क्या करती है, जो पाचन तंत्र होती है हमारी, उसको प्रभावित करती है, पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। और जो डायरिया होती है क्या करती है, ये पेट या आंत में सूजन उत्पन्न करने लग जाती है। ये क्या करती है, पेट या आंत में सूजन उत्पन्न कर देती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो पानी जैसी मल का होना, मतलब जो मल होती है हमारी वो पानी जैसी होती है बिल्कुल। पेट में ऐंठन, पेट में अचानक दर्द, उल्टी, भूख में कमी, निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी, यह दूषित पानी और भोजन के अंतर्ग्रहण से होता है। जब हम दूषित पानी और दूषित भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तो इससे हमें डायरिया होने की संभावना हो जाती है। अगर हम इसके रोकथाम की बात करते हैं तो रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले तो सुरक्षित पेयजल का सेवन करना चाहिए। जो पानी हम पी रहे हैं, जो जल हम ग्रहण कर रहे हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए, वो दूषित नहीं होनी चाहिए। मानव अपशिष्ट का सुरक्षित और स्वच्छ निपटान, जो भी अपशिष्ट होती है मानव का मल मूत्र, उसका स्वच्छ तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसका निपटान होना चाहिए। हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। खाने से पहले, खाने के बाद, मल मूत्र त्याग के आने के बाद हमें अपना हैंड को वॉश करके ही कुछ भी आगे का काम करना चाहिए। ये सारे इसके रोकथाम हो गए। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो उपचार में ORS का घोल लिया जाता है। ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का घोल, यह हमारे शरीर की जल में जो निर्जलीकरण होती है उसकी आपूर्ति करता है, पानी की कमी को ये दूर करता है। आगे बढ़ते हुए हम आज बात करते हैं फिर कारक यानी कवक की। आज प्रोटोजोआ और कवक दो विषय है जिसे हम आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक से संबंधित विभिन्न प्रकार के MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपकी ज़रूरत होगी। कवक की बात करें तो ये कवक का चित्र है, देख सकते हैं कवक किस तरह से होती है। कवक से गंजापन, दमा, खाज, दाद, फाइलेरिया, ये इस तरह के रोगों की संभावना बनी रहती है। अगर हम कवक की बात करें तो कवक क्या है? कवक फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं। ये भी एक जीव है जो क्या करते हैं, जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर कवक से होने वाले हम दमा रोग की बात करते हैं तो दमा क्या है? दमा श्वसन से जुड़ी बीमारी है एक, जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बीमारी में सांस की नली में सूजन या पतलापन आ जाता है। जो श्वास नली होती है हमारी, उस श्वास नली में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है या फिर पतलापन आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव महसूस होने लग जाता है। और जब फेफड़ों में हमें अतिरिक्त दबाव महसूस होने लग जाती है तो क्या हो जाती है, हमें सांस लेने में दम फूलने लग जाता है, खांसी होने लग जाती है तथा सीने में जकड़न हो जाती है। इसे दमा रोग कहते हैं। अगर हम इसके रोकथाम की बात करते हैं तो धुआं वाली जो जगह होती है वहाँ पर दमा रोगी को नहीं जाना चाहिए। जो धूल है, धुआं है, ज़्यादातर धुआं है, तो उन सब चीज़ों में हमें परहेज करना चाहिए, उन जगह पर जाने से हमें बचना चाहिए। और इसके इलाज के लिए इन्हेलर, बहुत सारे इन्हेलर का भी आविष्कार किया जा चुका है। इसके लिए इन्हेलर का यूज किया जाता है। और अगर हम दाद की बात करें, कवक से होने वाली एक रोग है दाद। दाद को चिकित्सीय भाषा में टीनिया कहते हैं। टीनिया
टीनिया क्या है? दांत का ही एक नाम है टीनिया। चिकित्सीय भाषा में इसे टीनिया कहते हैं। यह एक परतदार त्वचा पर गोल और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें खुजली और जलन होते हैं। तो क्या होता है, दाग एक हिसाब से क्या होता था, एक परतदार चकत्ता बनाने लग जाती है और उसमें क्या हो जाता है, लाल लाल चकत्ता बन जाती है और इसमें हमें खुजली और जलन होने लग जाती है। और ये क्या करता है, जब भी हम ऐसे जो व्यक्ति दाद से संक्रमित है और उसके पहने हुए कपड़े और चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साबुन हो गया या रुमाल हो गया, कपड़ा हो गया, तो इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी दाद होने की संभावना हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम किसी के पहने हुए साबुन, तेल या फिर किसी भी चीज़, जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसके जो भी कपड़े हैं या फिर उसका जो भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल वर्जित कर देना चाहिए। अगर हम इसके कारक की बात करते हैं तो यह फफूंदी माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन या टीनिया जाति की होती है। तो इसके जो कारक होते हैं दांत के, वो किसके होते हैं, कौन से फफूंदी से होते हैं? तो होते हैं माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन या टीनिया जाति की होती है। इसको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू में बहुत बार पूछेगी। तो अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो इसके उपचार के लिए बहुत सारे दवाएं बाज़ार में मौजूद हैं, बहुत सारे क्रीम है, बहुत सारे दवाएं आ गई है दांत के लिए, जिससे इसका उपचार किया जा सकता है। अगर हम खाज की बात करते हैं, खाज भी एक प्रकार की खुजली ही होती है, ठीक है। ये जो खाज है एक प्रकार की खुजली ही होती है, जो सर्कोप्टस स्कैबी नामक खुजली के कीटाणुओं से होती है। कौन से कीटाणुओं से होती है ये होती है सर्कोप्टस स्कैबी नामक खुजली के कीटाणु से होती है। यह कीटाणु 8 पैर वाले परजीवी होते हैं। ये त्वचा को खोदते रहते हैं जिससे तेज खुजली होती है। क्या कहते हैं, जो त्वचा होती है उसमें खोदते रहते हैं एक दीमक की भांति, जिससे क्या हो जाता है, खाज होती है। अगर हम इसके रोकथाम की बात करें तो जो जिसमें भी हम सोते हैं, जो भी कपड़ा पहनते हैं, तो उसे हमें गर्म पानी से धो देना चाहिए। अगर गर्म पानी से धो देंगे तो उसमें जो कीटाणु रहते हुए मर जाते हैं। इससे जो खाज है उसकी संभावना कम हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। अगर हम गंजापन की बात करें, फफूंद से होने वाले ये रोग गंजापन को हम एलोपेशिया भी कहते हैं, एलोपेशिया, और सामान्य रूप से बहुत तेज़ी से सिर के बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया भी कहते हैं गंजापन को हम एलोपेशिया भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्मली इसमें क्या होता है, ये जो सर के बाल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, एड्रोजेनिक एलोपेशिया एरिटा, ट्रैक्शन एलोपेशिया, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करते हैं तो ये आनुवंशिक कारण से होती है। माता पिता में अगर गंजे हैं तो उसके बच्चे को भी गंजापन होने की संभावना रहती है। हार्मोन में परिवर्तन से, अगर शरीर में हार्मोन की अचानक परिवर्तन हो जा रही है तो फिर उसमें भी बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। जैसे औरतों में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये में आपके हमारे में ये लड़कों में, तो इन सब हार्मोन में अगर परिवर्तन होती है तो भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। या फिर अत्यधिक विटामिन ए का सेवन करने से, अत्यधिक शरीर में अगर विटामिन ए का ज़्यादातर अत्यधिकता हो जाती है शरीर में विटामिन ए की, तो फिर इससे भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। या फिर शारीरिक तनाव से, अगर तनाव है तो तनाव से भी बाल झड़ सकते हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो इसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक उपचार में आता है। उसके बाद दवाओं के इस्तेमाल से भी इसके बीमारी को दूर किया जा सकता है, हेयर फॉल को कम किया जा सकता है। अगर दवाओं के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इसमें माइनॉक्सिडिल नामक दवा का इस्तेमाल कम बाल वाले हिस्सों में रोज करने से बाल गिरना रुक जाता है और नए बाल उगने लग जाते हैं। मतलब जो माइनॉक्सिडिल नामक दवा है, जहाँ पे बाल झड़ रहे हैं वहाँ पे इसका मालिश करने से, या फिर रोज़ उस जगह पर जहाँ से बाल गिर रहे हैं उस जगह लगाने से, जहाँ बाल गिर रहे हैं वहाँ पे बाल गिरना रुक जाएगी, या फिर जो बाल गिर चुके हैं उसमें नए बाल उगने की संभावना हो जाती है। अगर नेक्स्ट हम रोगी की बात करें, फाइलेरिया की बात करें, जिसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं, तो ये किससे होता है? ये एक परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। ये जो फाइलेरिया है किससे होता है? एक परजीवी द्वारा होने वाला, जो धागा के समान दिखने वाली फाइलेरियोडी नामक निमेटोड के कारण होता है। क्या होता है? एक धागा के समान दिखने वाली कृमि होती है, जिससे यह रोग होने की संभावना होती है। अगर हम
बात करें फाइलेरियोडी की, तो इसका वाहक एक मच्छर होता है। इसका वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। यह फाइलेरिया वुचेरेरिया बैनक्रोफटाई परजीवी द्वारा होता है। जो फाइलेरिया जो हाथी पाँव होता है वो किससे होता है? वो वुचेरेरिया बैनक्रोफटाई नामक जो परजीवी होता है इससे होता है। इस जो बुचेरिया बैनक्रोफटाई नामक जो परजीवी होता है इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक एक मच्छर ही होता है, फाइलेरिया मच्छर, जो लेकर आता है और मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है। इससे क्या करता है, ये जो कृमि होती है क्या करती है, हमारे शरीर में घुस जाती है और अपने जैसा उत्तक बनाने लग जाती है, अपने जैसा कृमि उत्पन्न करने जाती है और इसकी जो संख्या है बढ़ते जाती है, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है, जिससे हमारा पैर हाथी पाँव की तरह फूलने लग जाता है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। तो हमने आज दोस्तों बात की प्रोटोजोआ और कवक, जो दो कारक थे हमारे, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग एवं उनके लक्षण और किस तरह से इनके कौन कौन से वाहक होते हैं जिनसे रोगों की संभावना बनी रहती है, इन सब के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो आपका ऑब्जेक्टिव MCQ रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके तक पहुंच सके। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।